वेलकम। आईडीके कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भारत नेपाल का जो मुद्दा है उस पर पूरा डिटेल में चर्चा है। सब कुछ इसमें जानेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि भारतीय संस्कृति और नेपाल का क्या संबंध है, मतलब जो भारत का हिंदू धर्म है उसमें और नेपाल के बीच में क्या संबंध है। फिर उसके बाद भारत नेपाल का इतिहास, मतलब आज़ादी से पहले से लेकर के अब तक का क्या चलता आया है उसको देखेंगे। वर्तमान विवाद को देखेंगे और वर्तमान विवाद का जो अगला कदम होगा उसको देखेंगे। फिर उसके बाद अंत में देखेंगे कि नेपाल की अपनी स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संस्कृति एवं नेपाल की। तो अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं या हिंदू धर्म को समझते हैं थोड़ा, तो आप ये समझिए कि महर्षि वेदव्यास और उसके बाद फिर सीता माँ का जन्म, लव कुश का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म वहीं हुआ है। कहाँ पर? नेपाल में ही हुआ है। और तो और जब राम रावण युद्ध चल रहा होता था तो उस समय जब संजीवन बूटी लानी थी तो भी हनुमान जी कहाँ आए थे? नेपाल में ही आए थे संजीवन बूटी ले जाने। तो सांस्कृतिक रूप से ही ये जुड़ा हुआ है हम लोगों से, है ना। उस समय ही आप देखें तो हम लोगों के लिए जो है भगवान राम अयोध्या के थे और सीता माता नेपाल की थी, तो उसी समय से एक रिश्ता कायम हो गया। ठीक, आगे बात करेंगे भारत नेपाल के संबंध की बात। तो ले चलते हैं हम आपको उस समय जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य था। यूं कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था। ले चलते हैं उस समय, ध्यान दीजिएगा। नेपाल, मॉडर्न जो नेपाल है उसके फाउंडर है पृथ्वी नारायण शाह। इस बात को याद रखिएगा। वर्तमान नेपाल के फाउंडर पृथ्वी नारायण शाह हैं। पृथ्वी नारायण शाह ने कहा था कि नेपाल इज यम बिटवीन टू रॉक्स। नेपाल इज यम बिटवीन टू रॉक्स, जिसमें तिब्बत और भारत को 2 रॉक बताया और उसके बीच नेपाल को यम बताया। ठीक, यानी कि ये 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच एक छोटी शक्ति थी, है ना। अब आप ध्यान देंगे यहां पर कि जब स्थिति आगे बढ़ती है तो जब कोई, आप ऐसे नॉर्मली समझिए, अपना गांव ले लीजिए, अगर उसमें या ऐसे कोई देख लीजिए, आपके गांव में 2 बड़े मजबूत पावरफुल घर हैं और उसके बीच में एक छोटा सा थोड़ा कमजोर घर है। तो जो कमजोर वाला घर है वो कभी उधर तो कभी इधर, कभी उधर तो कभी इधर वो खिसकता रहता है। वही हाल नेपाल का था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भारत की दिल्ली और वहाँ की चाइना की बीजिंग। तो नेपाल यानी काठमांडू कभी बीजिंग तो कभी दिल्ली, कभी बीजिंग तो कभी दिल्ली की तरफ शिफ्ट होता रहता था। ध्यान देंगे, शुरुआत में जब हमारे देश पर यानी भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो उस समय नेपालियों ने चाइना की तरफ अपना रुख किया और चाइना से सहयोग मांगा। चाइनीजों ने उस समय नकार दिया। फिर नेपाल ने क्या किया कि भारत के अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो रियासतें थीं, उन रियासतों को मिलाना शुरू कर दिया अपने में, नेपाली लोगों ने। ठीक है, और प्रिंसली स्टेटों को अपने में अपने लोगों से संधि करा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भड़काने लगे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने लगे। और स्थिति ये आई कि ये नेपाल था, तो नेपाल के इधर भी कुमायूं और इधर गढ़वाल और इधर भी जो है कुछ क्षेत्र तक इन लोगों ने जीत लिया, नेपालियों ने। तब युद्ध हो जाता है।
ठीक है। युद्ध होता है किसका किसका, एंग्लो नेपाल वार होता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज और नेपाल का युद्ध होता है। उस युद्ध में नेपालियों की हार होती है, नेपालियों की हार होती है और वहीं होता है सुगौली की संधि। ठीक है, वहीं से आती है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि के आधार पर हम लोगों ने ये मान लिया, या नेपालियों ने भी ये तय कर लिया कि इधर जो यहां पर महानदी या महानदी है, जिसे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा काली नदी भी कहा जाता है ना, बोला कि इसके इस तरफ नेपाल होगा, इसके इस तरफ भारत होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पर, बात समझेंगे आगे कि सुगौली की संधि के बाद नेपाल ने भारत का साथ देने का वादा किया, लेकिन चूंकि नेपाल भारत से हारा हुआ था, यानी कि अंग्रेजों से हारा हुआ था, तो वो उनको सबक सिखाने के लिए इनडायरेक्टली उस समय भी चाइना से अपना व्यवहार बना के रखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक खेल होता है, खेल यह है कि फिर एक तरह का वहां पर स्थिति उत्पन्न होती है चाइना में कि एक वार चलता है, ओपियम वार। ठीक है, ओपियम युद्ध होता है। ओपियम युद्ध में 1839 से 1842 के बीच ओपियम युद्ध में चाइना की हार होती है, और जब चाइना हार जाता है तब नेपाल अब पूर्ण रूप से भारत के साथ हो जाता है। अब जब भारत के साथ हो जाता है नेपाल, तो भारत को जो है भारत उसको बेहतर सुविधाएं देने लगता है, तमाम चीजें। ठीक है, 1857 की जब भारत में कुछ लोगों ने क्रांति की, तो नेपालियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, और तब से लेकर के अब तक, तब से लेकर के मतलब 1857 के बाद से नेपाली पूरा भारत के करीब हो गए, और यह सिलसिला चलता रहा। ध्यान देंगे, नेपाली अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी आज तक उनके ऊपर किसी ने राज नहीं किया है। राज न करने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि नेपाल में कोई इकोनॉमी कुछ ऐसी थी नहीं कि वहां से लोग लेकर के जाएं लूट करके, इवेड करें, ऐसा कुछ था नहीं। तो अंग्रेज युद्ध जीतने के बाद भी नेपाल पर कब्जा नहीं किए। क्लियर हो गया। दूसरी बात कि नेपाली जो गोरखा थे वो बड़े ही वीर माने जाते थे। तो ये दो कारण ऐसे थे जिनके कारण जो है कोई भी नेपाल पर कभी कब्जा नहीं किया, और नेपाल हमेशा हमेशा स्वतंत्र रहा है, तो उसको स्वतंत्रता दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1857 के बाद से नेपाल भारत की तरफ खुल करके चाइना से एकदम हट गया और भारत की तरफ खुल के मिल गया एकदम। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भारत आजाद होता है। जब भारत आजाद होता है, हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बनते हैं, तो नेहरू जी ने, ध्यान दीजिएगा, नेहरू जी ने यहां पर एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ठीक, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप यानी कि शांति और दोस्ती का एक ट्रीटी साइन किया, जहां पर भारत और नेपाल के बीच का जो स्थिति होगा वो ये कि एक दूसरे के क्षेत्र में आने जाने के लिए किसी तरह के किसी वीजा, किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी एक खुला रिश्ता रहेगा, ओपन रिलेशन रहेगा, और वो ओपन रिलेशन भारत के साथ हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में अपना वर्चस्व बनाने लगी। तो एक तरफ तो ये भारत के साथ थे, लेकिन अब फिर से ये बैलेंस करना शुरू कर दिए चाइना के साथ। जब कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में सत्ता में आ गई, तो धीरे धीरे नेपाल उससे संबंध फिर से बनाने लगा। और जब तिब्बत पर चाइना का अधिकार हो गया, तो पूर्ण रूप से इसका पड़ोसी बन गया, नेपाल का पड़ोसी बन गया चाइना।
और इस स्थिति में अब चाइना, चूंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का धीरे धीरे जो है वर्चस्व बढ़ता गया और आज के डेट में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वन पार्टी वहाँ पर रूल है और कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ रहेगी। इसलिए अब वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हो चुकी है और वर्तमान में नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दोनों के विचारधारा एक होने के कारण ये लोग और करीब आ गए। अब एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है। भारत का पूरी दुनिया में एक ऐसा स्थान है कि लोग ये समझते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जैसा विचारधारा भारत का है। भारत कोई विद्रोह कुछ इस तरह का किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, अपने से छोटों को जो है या अपने से कमजोर लोगों को दबाता नहीं है। और चाइना का इसके विपरीत में, चाइना का जो पूरे दुनिया में जो स्थिति है, जो मान्यता है कि चाइना सबके ऊपर आक्रमण करके अपना बना लेना चाहता है। अब पूरी दुनिया में भारत की छवि को भी उसी तरीके से बनाने का प्रयास चाइना कर रहा है और वो चूंकि डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व एक तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नेपाल को करा रहा है, तीसरी तरफ से पाकिस्तान से करा रहा है। तो तीनों तरफ से जो है ये भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे कि 1950 में जो ट्रीटी साइन हुई उसके बाद की जो स्थिति है, भारत नेपाल का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा और 2014 में जब वर्तमान मतलब जो नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें मोदी ने कहा था कि इंडिया खुश कभी नहीं हो सकता अगर नेपाल खुश ना हो, यानी कि नेपाल अगर खुश नहीं है तो भारत भी खुश नहीं रहेगा। यानी कि इस तरीके के रिश्ते हमारे थे, हम लोग ऐसा सोचते थे शुरू से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यहां पर वर्तमान जो विवाद है वो क्या है उसको समझते हैं। तो वर्तमान विवाद के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी आपको यहां पर फटाफट 2 मिनट में मैं दिखा दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये नेपाल है, सारा खेल सुगौली संधि का है। ये महाकाली नदी है यहां पर, ठीक है, महाकाली नदी है। ध्यान दीजिएगा, इस महाकाली नदी के इधर, इस महाकाली नदी के इधर भारत, इधर नेपाल। ये नेपाल भी मानता है, भारत भी मानता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये महाकाली नदी के तीन सहायक नदियां हैं। 3 सहायक नदियों से या 3 धाराओं से मिलकर के महाकाली नदी बनी हुई है। अब यही प्रॉब्लम है, भारत बोलता है कि हम ये वाली नदी को मानेंगे महाकाली, और नेपाल बोलता है कि हम ये वाली को मानेंगे, इस वाली को मानेंगे। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये देखिए कब से शुरू हुई, तब शुरू हुई जब हम लोगों ने धारा 370 हटाया। ठीक है, धारा 370 हटाने के बाद जब हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, उस समय हमने अपना एक नक्शा जारी किया। तुरंत उस समय नेपाल की सरकार ने विरोध जताया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। अब हुआ ये कि 8 मई के करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है, 8 मई को क्या किया कि भारत ने यहां से एक रास्ता बना दिया है, रोड बना, मतलब 8 मई को उद्घाटन हुआ है। रोड तो एक दिन में बनेगा नहीं। 8 मई को उद्घाटन हुआ कि जो मानसरोवर यात्रा हमारे यात्री मतलब हमारे देश के लोग करते थे, कैलाश पर्वत पर जाते थे, वो कैलाश पर्वत पर जाने के लिए इस तरफ से जाते थे, इधर से बहुत दूर होकर के। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर एक रोड बनाया गया और इस रोड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये तो डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हम लोग जो है कैलाश पर्वत पर जाने के लिए रोड बना रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि ये रोड बनने से यहां पर ये ट्राई जंक्शन है, नेपाल, भारत और चाइना का ट्राई जंक्शन है, यहां पर हम लोग आ जा सकते हैं, हमारा रोड आ जा सकता है।
तो हम नेपाल को या चाइना को कभी भी यहाँ रोक सकते हैं, यहाँ से हम सबके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है ये हमारे लिए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जब इस रोड का हमने उद्घाटन किया 8 मई को, मतलब हमारे रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया, तो उसी समय से नेपाल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब नेपाल विरोध क्यों कर रहा है उसका भी कुछ स्थिति है। समझिएगा कि नेपाल के अंदर सरकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ठीक है। केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, वो बात करते हैं कि वो इतना विफल है अपनी सरकार चलाने में कि उनकी सत्ता बरकरार रह पाना बहुत मुश्किल बात है। तो अब सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो आर्थिक स्थिति है, जो कोरोना से वो लड़ नहीं पा रहे हैं, जो तमाम स्थिति है, उससे मामला डाइवर्ट करने के लिए एक नया मामला उठा लिया। और अब अगर देश में राष्ट्रीयता की बात आनी शुरू हो जाएगी तो कोई इकोनॉमी की बात नहीं करता है, कोई अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता है। हमारे देश में भी ऐसा होता है, ठीक है। जब पाकिस्तान होता है तो लोग पाकिस्तान बात करते हैं, कोई अर्थव्यवस्था की, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पर भी यही हो रहा। तो उन लोगों ने कहा कि ये जो जगह है, ये जो रोड बना हुआ है वो हमारे जगह में बना हुआ है, क्योंकि ये वाला जो है धारा है इसको हम महाकाली धारा मानते हैं, ठीक है। भारत बोलता है हम इसको मानते हैं। इसी को लेकर के जो है विवाद है। नेपाली संसद ने इसको पारित कर दिया कि ये हमारी जमीन है। क्लियर है? लेकिन वास्तविक जो धरातल की स्थिति है, जो कब्जा है, वो भारत का है। समझ आ रही बात? कब्जा वो किसका है? भारत का है। अब क्या होगा? अब अगला कदम क्या होगा? सोचो ऐसे कि कोई जमीन है, उस पर आप खेती कर रहे हो, है ना। आप खेती कर रहे, आपके दादा कर रहे थे, आपके पिताजी कर रहे थे, आप कर रहे हो। अब आज आपका पड़ोसी ये बोले कि ये मेरी जमीन है, या अपने घर में सब लोग मिलकर के ये बोले कि ये तो हमारी जमीन है, उसको फलाने ने कब्जा कर लिया है। अब क्या करेगा वो? तो जिसको बोल रहा है कब्जा किया है, यानी कि अगर बोल रहा है भारत को कब्जा किया है, तो भारत को क्या प्रॉब्लम है? भारत तो यहां पर पहले से ही कब्जा किया हुआ है, भारत पहले से ही यहां पर है, और भारत बोलता है कि हमारा है ये, तो भारत को कोई समस्या ही नहीं है। नेपाल अपना चिल्लाता रहे। अब नेपाल ने अपने यहां पर पारित कर दिया कि ये मेरा है, तो उसके पारित करने से क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला है। बस क्या है, एक सेंटीमेंट, एक राष्ट्रीय सेंटीमेंट अपने लोगों के बीच में वहां के नेता जगा रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा आ गया है कि इसको भुनाओ, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा करोगे तो फिर से सरकार आएगी। समझ आ रही बात? ये कर क्या सकते हैं? अब इन्होंने घोषित कर दिया कि ये हमारा है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में किसी ने घोषित कर दिया कि आपकी जमीन उसकी है, तो क्या करेगा वो? अगर उस पर आप पहले से काबिज हो तो वो न्यायालय जाएगा या अपने गांव में प्रधान के पास जाएगा, ऐसे से जाएगा। तो यहां पर भी यही होगा कि अगर नेपाल इसको चाहता है तो नेपाल के पास दो रास्ते हैं, या तो जाएगा यूनाइटेड नेशन में और नहीं तो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में 15 जज होते हैं, उसमें से एक जज हमारा बैठा हुआ है और उसको ये बात पता है कि हमारी जमीन है। यूनाइटेड नेशन में जाएगा तो यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर करने का 5 देशों को अधिकार है। एक चाइना है, एक रसिया है, एक अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये 5 देश हैं जिनको वीटो पावर करने का अधिकार होता है। ठीक है, चाइना अगर नेपाल की तरफ है तो बाकी सारे के सारे कंट्रीज भारत की तरफ, तो वहां पर भी जो है कुछ नहीं कर सकता है ये। तो कुल मिलाकर के ये जो इसने पारित किया हुआ है, ये केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल ये मात्र एक चीज है कि वो अपने देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहा है। अपने देश की जनता को एक मुद्दे से, जो वहां की गरीबी है, जो भुखमरी है, अभी उस पर आ रहे हैं, क्या स्थिति है, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, उससे हट करके एक अलग मुद्दा पैदा करना चाह रहा है जिससे कि उसकी सरकार बनी रहे। क्लियर हो रहा है? तो समझ आ गई बात, है ना? ये है। अब आगे बात करते हैं कि नेपाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है। तो ध्यान देंगे, बात करेंगे नेपाल के सामाजिक स्थिति की। तो यहां पर आप समझिए कि 3 करोड़ की जनसंख्या है।
नेपाल की लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है। और माना जाता है कि यहां पर 2 प्रजाति मतलब 2 तरह के लोग, एक थे शेरपा और एक होते हैं गोरखा। ये लोग बड़े ही जो है सूरवीर होते हैं। और यह भी माना जाता है कि जहां भी जाते हैं नेपाली, वो अपने मतलब वर्क से, अपने काम से, अपने ईमानदारी से सबका दिल जीत लेते हैं। कहा जाता है कि अगर आप ये कहते हो कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो आप झूठ बोल रहे हो और नहीं तो आप गोरखा हो। मतलब ये उनकी एक परिभाषा है गोरखाओं की। शेरपा होते हैं जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जाते हैं, उनको लोग पहुंचाते हैं वहां तक। तो इस तरीके का यहां पर जो लोग हैं उनका पूरी दुनिया में एक इस तरह का छवि है, अच्छी छवि के लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो राजनीति की स्थिति है, 2001 से लेकर के आज तक 17 प्रधानमंत्री जो है बदले जा चुके हैं। कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है, गरीबी चरम पर है। दुनिया के सबसे 25 गरीब देशों में नेपाल शामिल है। दुनिया के सबसे गरीब 25 देशों में नेपाल शामिल है। बावजूद इसके कि इसके पास स्वयंभूनाथ, बौद्धनाथ, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, बावजूद इसके कि इसके पास 8848 है। 8848 का मतलब समझ पा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी। इसके अलावा भी 8000 मीटर की ऊंचाई के मतलब माउंट एवरेस्ट के अलावा भी लगभग 6 और पर्वत हैं। तो जो अपने आप में इसको एक अद्वितीय बनाता है। और ध्यान दीजिए कि दुनिया का जो फ्रेश वाटर होता है 3% अकेले नेपाल में पाया जाता है। 3 करोड़ की जनसंख्या है और 3%, ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और ये केवल 3 करोड़ है। उन 3 करोड़ के लिए 3% पानी, शुद्ध पानी। लेकिन उस पानी का वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और हर साल 44,000 लोग अशुद्ध पानी की वजह से मर जाते हैं। ये इनकी जो है स्थिति है। इन चीजों को देखते हुए चाइना ने भारत के खिलाफ एक मोहरा तैयार करने के लिए चाइना ने यहां पर बहुत ही जबरदस्त निवेश करना शुरू कर दिया है और यहां की राजनीति में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। यानी कि केपी शर्मा ओली अगर 3 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो उसके पीछे एकमात्र कारण है और वो है चाइना। चाइना डायरेक्टली अपना राजदूत भेज करके इसकी सरकार को, यानी केपी शर्मा ओली की सरकार को बचाते रहती है। जब भी अस्थिरता आती है तो बचाते रहती है। और 93% एफडीआई, मतलब जितना एफडीआई निवेश होता है पूरी दुनिया से, नेपाल में आता है पैसा, उसमें से 93% अकेले चाइना निवेश कर रहा है। तो अब क्या है, अब फायदा यह मिलेगा चाइना को कि चाइना के लिए ये पूरा जो लैंड है ये वो खुल जाएगा। चाइना इसमें चाहे जो कुछ करेगा तो ये यूपी तक आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, यूपी बिहार तक टच करेगा। तो भारत को घेरने के लिए उसके पास ये जगह जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, इन सबको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें कोई भी किसी भी तरीके का बेस नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्लास कैसा लगा जरूर करिएगा कमेंट। धन्यवाद।